नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद ढाल क्लासेस चैनल पर। कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। अच्छा, तो अब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की नदियां, यानी राजस्थान का अपोहा तंत्र पढ़ रहे थे और उसमें आंतरिक अपोहा तंत्र चल रहा था। और आंतरिक अपोहा तंत्र में हमने पढ़ ली थी, एक तो गग्गर नदी पढ़ ली थी, एक कांतली नदी पढ़ ली थी। ठीक है, गग्गर नदी जिसे हम क्या बोलेंगे? सरस्वती नदी, ध्वस्तवती नदी और मृत नदी, नट, नाली, हकरा, सोतर, चौतर भी बोलेंगे। और राजस्थान का शोक भी गग्गर नदी को बोलती है। ठीक है, वो हमने गग्गर नदी की बात कर ली थी और एक कांतली नदी की बात कर ली थी। कांतली नदी जो कहां से निकलती है? कांतली नदी खंडेला से निकलेगी और मंडरेला में विलुप्त हो जाएगी, यानी दो ही जिले में बहेगी। ठीक है, दो जिले में बहेगी, एक तो सीकर और एक झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है, जिसके किनारे कांतली नदी के किनारे क्या है? एक तो गणेश्वर सभ्यता है, और वो तो गणेश्वर सभ्यता वो तो है नीम का थाना सीकर में, और एक सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू में है। ठीक है, वो कांतली नदी की बात होगी थी, जिसे क्या कहते हैं? सेकावाटी का शोक कहते हैं। और राजस्थान का शोक तो गग्गर नदी को, और सेकावाटी का शोक कांतली नदी। आज हम पढ़ेंगे कौन सी? कांकणी नदी। कांकणी नदी पढ़ेंगे। एक कांकणी नदी हो जाएगी, एक साबी नदी हो जाएगी, रूपारेल हो जाएगी, रूपनगढ़ हो जाएगी, मेंथा नदी हो जाएगी, यानी आंतरिक अपोहा तंत्र आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं किसकी? कांकणी नदी की। कांकणी नदी की बात करेंगे। ठीक है, कांकनी नदी की बात करेंगे। कांकनी नदी का उद्गम होता है कैसे? कांकनी कैसे? कोटड़ा गांव की पहाड़ी जैसलमेर। कोटड़ा गांव की पहाड़ी, और कोटड़ा गांव की पहाड़ी कहां है भी? जैसलमेर। पहाड़ियों का एक मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। कोटड़ा गांव की पहाड़ी जैसलमेर से निकलती है और मिठा खाड़ी नामक स्थान पर जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? कांकणी नदी। कौन सा स्थान है ये? मिठा खाड़ी नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है, यानी आंतरिक अपोहा तंत्र की एकमात्र नदी है जो जिस जिले से निकलती है उसी जिले में विलुप्त हो जाती है, कांकणी नदी। ठीक है, इसके किनारे एक तो याद रखना है, काक गणेश मंदिर बना हुआ है। कौन सा? काक गणेश मंदिर। गणेश मंदिर है। ठीक है, कहां है ये काक गणेश मंदिर? ये जैसलमेर में है। और एक ये भुज झील का निर्माण करती है भी। किसका? भुज झील का निर्माण करती है, यानी भुज झील को जल की व्यवस्था करवाती है। कौन सी नदी? कांकणी नदी। कांकणी नदी जिसे हम क्या बोलेंगे? कांकनेय या मसूदी भी कहते हैं। इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, आंतरिक अपोहा तंत्र की सबसे छोटी नदी है। उसके बाद में हम बात करेंगे, ये बाद में पढ़ लेंगे डिटेल से, लेकिन अब मैं नक्शा जो बनाया मैंने, बना तो ऐसा ही है, समझना अपने को इसमें समझना है। एक हम कांकणी नदी की बात होगी, थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद डीप से पढ़ लेंगे। ठीक है, डिटेल से। अब एक नदी है जिसका नाम है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी है जो उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी तहसील और सीकर से निकलती है। ये सीकर है, उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी तहसील, सीकर से निकलती है और भरतपुर के ये अलवर है, उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी तहसील, अलवर से निकलती है और भरतपुर का एक गांव है जिसका नाम कुशिलपुर, यानी कुशिलपुरा भरतपुर में। कहां से निकली? उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी तहसील अलवर से निकलती है। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी तहसील
अलवर से निकलती है और भरतपुर के कुचिल नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। इनके किनारे एक तो अपन याद करनी है भी, भरतपुर में सीकरी बांध बना हुआ है, ठीक है, मोती झील को जल की व्यवस्था करवाती है। इसके अलावा भरतपुर में मोती झील है, सीकरी बांध है, बस मेन बात याद रखनी है इसमें। और नोहर सभ्यता भी है, डींग महल है इसके किनारे। उसके बाद हम बात करेंगे, एक नदी है जो कहां से निकलती है, कुचिल गांव अजमेर से निकलती है। कुचिल गांव अजमेर से निकलती है, जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी। कुचिल गांव अजमेर से निकलती है और एक यहां पर झील है जिसका नाम है सांबर झील में जल गिराती है। ठीक है, कहां से निकली, कुचिल गांव अजमेर से निकली और सांबर झील में जल गिराती है। ये सांबर झील अभी मैंने कहा था, मैंने जो झील करवाई थी पिछले वीडियो में, झील करवा रखी है सारी, खारे पानी की, मीठे पानी की। ये सांबर झील खारे पानी की झील है, जिसमें मैंने बताई थी 4 नदियां आकर गिरती है इसके अंदर। एक तो खारी, एक खंडेला, एक मेंथा, एक रूपनगढ़ है। ठीक है, इसमें ये रूपनगढ़ नदी है, ये जो इस झील में जल गिराती है। ठीक है, सांबर झील जिसका विस्तार है जयपुर में, नागौर में, अजमेर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसमें एक तो रूपनगढ़ नदी होगी, एक मैंने बताया था कौन सी, मेंथा नदी। मनोहरपुरा थाना जयपुर से निकलती है और जयपुर से निकलने के बाद नागौर, और नागौर में से सीधे इसमें सांबर झील में जल गिराएगी। नागौर से सीधा सांबर झील में, और निकली कहां से, मैं से मेंथा नदी, मैं से मनोहरपुरा थाना जयपुर से निकली। मनोहरपुरा थाना, मेंथा नदी अभी याद कर लेना, मेंथा नदी। ठीक है, मैं से मनोहरपुरा थाना जयपुर से निकलने के बाद में ये नागौर में जाती है और नागौर से सीधा सांबर झील में जल गिराती है। ठीक है, इसमें हमने 2 नदी पढ़ ली जो सांबर झील में जल गिराती है। एक तो रूपनगढ़ नदी है, वो सांबर झील से दक्षिण की ओर से जल गिराएगी, और मेंथा नदी है, वो सांबर झील में उत्तर की ओर से जल गिराएगी। ठीक है, ये याद रखना भी। मेंथा नदी है जिसको हम मेघना नदी भी बोलेंगे और मेढा नदी भी बोलेंगे। सर्वाधिक जो लवण की मात्रा लाएगी सांबर झील में, तो ये कौन सी नदी लाएगी, मेंथा नदी ही लाएगी। यानी सारों ज्यादा लवण की मात्रा सांबर झील में जाएगी, तो बाकी सी लेगी मेंथा नदी जाएगी, याद कर लेना भी। ठीक है, उसके बाद में कौन कौन सी नदी होगी, एक तो कांकड़ी नदी होगी, रूपनगढ़ होगी, मेंथा होगी। अब बात करते हैं एक और होगी साबी नदी, रूपारेल नदी, एक है साबी नदी। साबी नदी जो है ना, वो कहां से निकलती है, जयपुर कहां चला गया, यही है क्या, जयपुर सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, जिसका नाम है साबी नदी। समझ लेना भी, थोड़ा सा नक्शा ऐसे बना है, अब समझ रहे हो, थोड़ा सा समझ लियो थे। साबी नदी निकलती है सह से साबी, सह से सेवर की पहाड़ी, जयपुर से निकलने के बाद अलवर में, एक मिनट, सह से सेवर की पहाड़ी, सह से साबी नदी, सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलने के बाद अलवर, अलवर से सीधा हरियाणा में चली जाती है। ये भी अलवर से सीधा हरियाणा में चली जाती है, और हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी गांव की नजफगढ़ झील में जल गिराती है। कौन सी नदी, साबी नदी। ठीक है, समझो ना थोड़ा सा, बाद में आपका डिटेल कर लेंगे। ठीक है, ये होगी साबी नदी के किनारे एक तो जोधपुरा सभ्यता है भी जयपुर के अंदर, और साबी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है सांकड़ा, और सांकड़ा बांध है वो अलवर में बना हुआ है। ठीक है, अलवर को 2 भागों में बांटती है साबी नदी। ठीक है, ये अब डिटेल से बात करेंगे, एक कांकड़ी नदी की, और एक रूपनगढ़ नदी की, एक रूपारेल नदी की, एक मेंथा नदी की, एक साबी नदी की। आंतरिक कपाह तंत्र की सारी नदियां पढ़ लेंगे। ये उतार लो, आप उतारना चाहते तो स्क्रीनशॉट मिल लो इसका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांकनी नदी की। कांकनी नदी
कांकनी नदी की बात करते हैं तो कांकनी नदी का उद्गम कहां से होता है? कांकनी नदी का उद्गम होता है कैसे कांकनी और कैसे कोटड़ा गांव की पहाड़ी। कोटड़ा गांव की पहाड़ी, और कोटड़ा गांव की पहाड़ी कहां पड़ती है अभी? जैसलमेर में। जैसलमेर में पड़ती है कोटड़ा गांव की पहाड़ी, जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में ही ये विलुप्त हो जाती है। विलुप्त कहां होती है? मिठा खाड़ी नामक स्थान, और मिठा खाड़ी नामक स्थान कहां पड़ता है? जैसलमेर में। जिस जिले से निकलती है उसी जिले में विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? कांकनी नदी। अच्छा, कांकनी नदी को किस किस नाम से जाना जाता है? तो कांकनी नदी को कांकनेय नदी के नाम से जाना जाता है। कांकनेय नदी के नाम से जाना जाता है। मसूरदी नदी, मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 17 किलोमीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है वो कौन सी है? कांकनी नदी या फिर कांकनेय नदी या मसूरदी नदी है। लंबाई 17 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। ठीक है, सबसे छोटी नदी आंतरिक प्रवाह की। और ये कहां से निकलती है? कोटड़ा गांव की पहाड़ी जैसलमेर से निकलने के बाद ये बुद्ध झील का निर्माण करती है, और इसी नदी के किनारे काक गणेश मंदिर स्थित है भी। किसका निर्माण करती है? बुद्ध झील का निर्माण करती है। हम कह सकते हैं कि ये जो बुद्ध झील को जल की व्यवस्था करवाती है। बुद्ध झील को व्यवस्था करवाती है या फिर बुद्ध झील का निर्माण करती है। और इसके किनारे क्या भी? इस नदी के किनारे काक गणेश मंदिर, काक गणेश मंदिर स्थित है। काक गणेश मंदिर स्थित है। ठीक है, ये होगी कांकने नदी जो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गग्गर नदी है। और आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो कांतली नदी है। कांतली नदी जिसे हम कांटली नदी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये बता लो। अब बात करते हैं साबी नदी की। साबी नदी जो है ना, इसका उद्गम कहां से होता है अभी? इसका उद्गम होता है, मैंने कहा था कि सै से साबी और सै से सेवर की पहाड़ी जयपुर। सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी कहां भी? जयपुर में है। सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है साबी नदी, और विलुप्त कहां होती है? या मैं कहूं प्रवाह, प्रवाह क्षेत्र देखा ना साबी नदी को। देखो, सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलने के बाद जैसे ये अजमेर है, अजमेर के इस क्षेत्र में क्या पड़ता है? जयपुर। ठीक है, और जयपुर के इस साइड पड़ेगा अलवर। ठीक है, और जयपुर से निकलती है, जयपुर से निकलने के बाद अलवर, अलवर से निकलने के बाद फिर ये हरियाणा में चली जाती है, और हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पाटौदी गांव की नजफगढ़ झील में जल गिराती है। तो प्रवाह है जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, अलवर में
बहने के बाद हरियाणा के गुरुग्राम जिले की, कौन सी झील? गुरुग्राम जिले के पाटौदा गांव की, पाटौदा गांव की नजफगढ़ झील में जल गिराती है। कौन सी नदी? साबी नदी। ठीक है, और नजफगढ़ झील में जल गिराती है। ठीक है, साबी नदी है ना, इसके किनारे क्या है? जयपुर में जोधपुरा सभ्यता स्थित है। भी साबी नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे जयपुर में क्या? भी जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता स्थित है। जोधपुरा सभ्यता स्थित है। इसके अलावा ये जयपुर में जोधपुरा सभ्यता, ठीक है, जयपुर में जोधपुरा सभ्यता है। और एक इस नदी पर अलवर में सांकड़ा बांध बना हुआ। भी सांकड़ा बांध बना हुआ है। ठीक है, एक तो जोधपुरा सभ्यता स्थित है साबी नदी के किनारे, और सांकड़ा बांध बना हुआ है अलवर में। ठीक है, उसके बाद एक बात याद रखना है कि ये उत्तर में प्रवाहित होने वाली एकमात्र आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली, राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली जो नदी है ना एकमात्र, वो कौन सी है? घग्गर नदी है। और उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली वो कौन सी नदी है? साबी नदी है। इसके अलावा ये अलवर को दो भागों में बांटती है। भी अलवर को दो भागों में विभाजित करती है। यदि मैं पूछूं कि झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटने वाली नदी बताओ, तो आप कौन सी नदी बताओगे? झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटने वाली नदी है वो कांतली नदी है। और अलवर को दो भागों में विभाजित करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? साबी नदी। ठीक है, ये साबी नदी की बात करते हैं रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम कहां से होता है? रूपारेल नदी जो है इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। और उदयनाथ की पहाड़ी कहां है? अलवर जिले में। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर जिले में है। उदयनाथ की पहाड़ी और थानागाजी तहसील, थानागाजी तहसील, थानागाजी तहसील अलवर जिला से निकलती है कौन सी नदी? रूपारेल नदी। और विलुप्त कहां होती है? विलुप्त होती है कुशलपुरा, कुशलपुरा गांव है। कुशलपुरा गांव है कहां? भरतपुर जिले में। कुशलपुरा भरतपुर में विलुप्त होती है। कुशलपुरा भरतपुर में विलुप्त होती है। ठीक है, रूपारेल नदी के उपनाम, रूपारेल नदी को लसवारी नदी भी कहते हैं। रूपारेल नदी को किस नाम से जाना जाता है? लसवारी नदी भी कहते हैं, और इसको वराह नदी भी कहते हैं। लसवारी वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। लसवारी नदी कहते हैं, वराह नदी कहते हैं रूपारेल नदी को। इसके अलावा रूपारेल नदी है, ये मोती झील का निर्माण करती है। भी रूपारेल नदी भरतपुर में
या मैं कहूं रूपारेल नदी है वो भरतपुर में मोती झील को जल की व्यवस्था करवाती है। मोती झील को जल की व्यवस्था करवाती है। रूपारेल नदी भरतपुर में मोती झील को जल की व्यवस्था करवाती है। और भरतपुर में इस नदी के किनारे नोहस बेता स्थित है। इस नदी के किनारे भरतपुर में नोह सभ्यता स्थित है। नोह सभ्यता स्थित है। इसके अलावा भरतपुर में ही इस नदी पर क्या बना हुआ है? सीकरी बांध। सीकरी बांध बना हुआ है। सीकरी बांध बना हुआ है। और सीकरी बांध जो है कहाँ है भी? भरतपुर में है। भरतपुर में हमने पढ़ा था नक्शे में कि ये जो रूपारेल नदी है ये कहां से निकलती है? रूपारेल नदी है ये उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी तहसील अलवर से निकलती है। उसके बाद में भरतपुर में चली जाती है। और भरतपुर में ये एक तो सीकरी बांध है, इसके किनारे सीकरी बांध बना हुआ है इस पर, और एक है मोती झील, और उसके बाद में नोहस बेता स्थित है इस नदी के किनारे। डींग महल भी स्थित है इस नदी के किनारे। डींग महल कहाँ है? भरतपुर। डींग महल भरतपुर, जिसे जल महलों की नगरी कहते हैं, डींग महल को। ठीक है। और रूपारेल नदी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? लसवारी नदी भी कहते हैं, वराह नदी भी कहते हैं। रूपारेल नदी ये अलवर की प्रमुख नदी है। दिल्ली अलवर की प्रमुख नदी है। अलवर की प्रमुख नदी, अलवर की प्रमुख नदी है रूपारेल नदी। ठीक है। मोती झील को जल की व्यवस्था करवाती है। मोती झील जिसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल जाट करवाया था। और सूरजमल जाट को जाटों का प्लूटो या फिर अफलातून राजा कहते हैं। ठीक है। वो जो मोती झील थी, मोती झील जो नील हरित शैवालों वाली एकमात्र झील थी, वो मोती झील में पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी। ठीक है। विलुप्त गांव होती है कुशलपुरा गांव भरतपुर में। ये उतार लो। इसके बाद एक दो रही है, उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, अब बात करेंगे रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी की बात करेंगे भी। ठीक है। रूपनगढ़ नदी है ना, इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है अजमेर का एक गांव है कुचिल गांव। कुचिल गांव अजमेर से निकलती है। कहां से निकलती है रूपनगढ़ नदी? कुचिल गांव अजमेर। कुचिल गांव अजमेर से निकलती है रूपनगढ़ नदी। ठीक है। आंतरिक प्रवाह की नदी रूपनगढ़ नदी। और इसको रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है। रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है। यानी रूपनगढ़ नदी है, इसको रूपनगर के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी के किनारे याद रखना भी, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है भी? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद। और सलेमाबाद है वो इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे है। निम्बार्क संप्रदाय की निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ना, सलेमाबाद, अजमेर, अजमेर में स्थित है। यानी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद स्थित है। और रूपनगढ़ नदी है ना, ये विलुप्त कहां होती है भी?
यानी ये सांबर झील में जल गिराती है भी, सांबर झील में जल गिराती है। अजमेर में ही बहती हुई ये सांबर झील में जल गिराती है। अब एक बात और कर लेते हैं जिसका नाम है मेंथा नदी। मेंथा नदी की बात करते हैं भी। मेंथा नदी मैंने बताया था, मैं से मेंथा और मैं से मनोहरपुरा थाना। उद्गम कहां से होता है? मनोहरपुरा थाना जयपुर। मनोहरपुरा थाना जयपुर। जयपुर से निकलती है कौन सी नदी? मेंथा नदी निकलती है। और विलुप्त कहां होती है? सांबर झील में। मैंने बताया था कि झील वाले टॉपिक में बताया था कि सांबर झील में जो जल गिराने वाली नदियां है वो कौन कौन सी है? सांबर झील में खारी, कंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ और तुर्तमती नदियां जल गिराती है। मेंथा नदी, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मेंथा नदी को मेघना नदी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको हम मेंढा नदी के नाम से भी जानते हैं। मेंढा नदी के नाम से भी जानते हैं। विलुप्त कहां होती है? भी विलुप्त होती है ये, देखो, मनोहरपुरा थाना जयपुर। जयपुर में बहने के बाद ये नागौर में चली जाती है और नागौर में बहती हुई ये सांबर झील में जल गिराती है। जयपुर से जयपुर के बाद नागौर में बहती हुई सांबर झील में जल गिराती है। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछे सांबर झील में सर्वाधिक जो लवण की मात्रा कौन सी नदी लाती है, तो सांबर झील में सर्वाधिक जो लवण की मात्रा लाती है ना, वो मेंथा नदी लाती है। सांबर में सर्वाधिक लवण की मात्रा लाने वाली नदी कौन सी नदी है? मेंथा नदी। सर्वाधिक जो लवण की मात्रा लाने वाली नदी है वो मेंथा नदी है। दिखाई नहीं दे रहा है, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं। सर्वाधिक लवण की मात्रा लाने वाली नदी किसमें? सांबर झील में। सांबर झील में सर्वाधिक लवण की मात्रा लाती है। ठीक है। मेंथा नदी जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मेंढा नदी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मेघना नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। मनोहरपुरा थाना जयपुर से निकलती है, जयपुर के बाद में नागौर में चली जाती है और नागौर में बहती हुई ये किस में जल गिराती है? सांबर झील में जल गिराती है। अगर आपसे पूछे कि सांबर झील में उत्तर दिशा से जल गिराने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? मेंथा नदी है। और सांबर झील में दक्षिण दिशा से जो जल गिराने वाली नदी है वो कौन सी है? रूपनगढ़ नदी है। एक और याद रखना कि इस मेंथा नदी है ना, इस नदी के किनारे नागौर में लूणवा जैन तीर्थ स्थल भी। लूणवा जैन तीर्थ स्थल वो किस नदी के किनारे है? वो मेंथा नदी के किनारे है। कहां है? नागौर में। ठीक है। ये आंतरिक प्रवाह की नदी आज कंप्लीट होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी। इस चैनल पर नए होते इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।